तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर माइका मोटिवेशन वर्ल्ड। इसमें मैंने एक छोटा सा चैनल क्रिएट किया है और छोटी शुरुआत है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। कल अपन ने ईपीएफओ का सिलेबस कर लिया था और आज अपन उसी सिलेबस के बेस पे अपन फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। मतलब पूरा नहीं पढ़ना है अपने को, एक समरी तौर पे मैं बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं। और इसमें सबसे पहले अपने को इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम बता देती हूँ, औद्योगिक संबंध, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा। ठीक है। औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा। पहले तो अपने को सबसे फर्स्ट बार तो चैप्टर का नाम है औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक संबंध में औद्योगिक संबंध की डेफिनेशन सबसे पहले। औद्योगिक संबंध की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है औद्योगिक संबंध शब्दावली दो शब्दों से मिलकर बना है। उद्योग प्लस संबंध। उद्योग से आशय संगठन में किसी भी गतिविधियों को संदर्भित करता है जिसमें कर्मचारी लगे हुए होते हैं, जबकि संबंध से तात्पर्य उद्योग के प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य संबंधों से है। मतलब संबंध से तो ये तात्पर्य हो गया है कि उसमें कौन कौन काम कर रहे हैं और उसका जो प्रबंधन है वो कौन कर रहा है, और उनके कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो और प्रबंधन कर रहा है वो, उनके मध्य का संबंध ही औद्योगिक संबंध है। ठीक है, आपको इतना सा इसमें याद रखना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आईएलओ ने इसकी एक डेफिनेशन दी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उद्योग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है अपना, वो इसने क्या डेफिनेशन दी है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक संबंध या तो राज्य या एवं नियोक्ताओं और श्रमिक संगठन के मध्य संबंधों या सब व्यवसायिक करने वाले संगठनों के मध्य संबंधों से संबंधित है। यानी व्यवसायी का मतलब हो गया कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है या जो जो लोग अपने स्तर पे काम करते हैं स्वयं, जो मतलब उनको गवर्नमेंट का उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है, वो खुद बेस पे होता है, ये व्यवसाय हो गया। मतलब औद्योगिक संबंध से आशय है कि उसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि उसमें काम करने वाले कर्मचारी और प्लस जो उसमें उसका जो उसको उनको रख रहा है, उन पे जो उसका मैनेजमेंट कर रहा है, उन लोगों के जो मध्य संबंध है, या ऐसे संगठन को क्या कहेंगे? औद्योगिक संबंध कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक संबंध के उद्देश्य क्या है। औद्योगिक संबंध के उद्देश्य है औद्योगिक संघर्ष को कम करना तथा सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब अगर इनमें संबंध अच्छा रहेगा तो लोगों में सहयोग बढ़ेगा आपस में, और वो जो भी अपन ने संगठन बनाया है वो ज्यादा लेवल पे जाके काम कर पाएगा, मतलब आगे बढ़ पाएगा। दूसरा पॉइंट है नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के बीच स्वस्थ संबंध स्थापित करना। मतलब जो नियुक्त कर रहा है उनको वो, और जो काम कर रहे हैं वहां पे, मतलब एक सेठ और जो कर्मचारी हो गए उनके बीच जो भी जो संबंध है वो अच्छा रहेगा। इसका तीसरा है अनिश्चितताओं को कम करके निरंतर उत्पादन बनाए रखना तथा उत्पादकता को बढ़ाना। मतलब कोई भी चीज जैसे कोई डेफिनेट नहीं है कि कितने बजे काम का कर्मचारी आ रहे हैं, कितने बजे काम हो रहा है, तो वो चीज़ें इसमें क्या है, सब फिक्स रहता है कि टाइमिंग क्या रहेगी। जैसे अपन ये ऑफिस जाते हैं तो सुबह ऑफिस का क्या टाइम रहेगा, शाम को इवनिंग तक कितने टाइम तक चलेगा। तो ये ऐसे उद्योग चलते हैं। श्रमिकों को प्रबंधन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, ये इसलिए भी है, औद्योगिक संबंध इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मान लो जैसे काम तो श्रमिक कर रहे हैं उद्योग में, निर्णय कोई और ले रहा है जो वहाँ के आके देख ही नहीं रहा है कि वहाँ कंडीशंस क्या है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, काम करने लायक भी है कि नहीं है वातावरण। तो उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं तो उसमें श्रमिकों का भी निर्णय होना चाहिए, उनको भी उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। फिर पांचों पॉइंट है औद्योगिक शांति और सामंजस्य बनाए रखना। ठीक है, औद्योगिक शांति मतलब सब वातावरण अनुकूल होना चाहिए, वहाँ पे शांति होना चाहिए, आपस में वो मिलजुल के काम करे वहाँ पर। सातों पॉइंट है संतुष्ट प्रतिबंध शिक्षित कार्यबल तैयार करना। और आठों पॉइंट अनुचित श्रम प्रथाओं का उन्मूलन करना। मतलब ऐसी श्रम प्रथाएं जो मतलब सही नहीं है, मानवीय रूप से अच्छी नहीं है, वो वहाँ पे कोई भी ऐसा काम जो मानव हानि होती है तो ऐसे काम को बढ़ावा नहीं दे, तो ऐसी प्रथाओं को उन्मूलन करे। ऐसी प्रथाएं भी जैसे जेंट्स और लेडीज दोनों जो एक जगह काम कर रहे हैं वहाँ पे लेडीज को ज़्यादा मतलब उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, जेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो ऐसी चीज़ों को रोकना और दोनों का सहयोग लेके काम को बढ़ावा देना। कर्मचारियों श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। मतलब वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। मतलब अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। उनको उनके काम के अकॉर्डिंग वेतन मिलना चाहिए ताकि वो अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। फिर है कि आठों पॉइंट श्रमिकों और प्रबंधन दोनों के हितों की रक्षा करना।
मतलब सबसे दूसरा 9वां पॉइंट आ गया कि जो श्रमिक है वहाँ पे काम कर रहे हैं वो और जो प्रबंधन कर रहा है उनके दोनों के हितों की रक्षा करना, किसी का भी हित को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर 10वां पॉइंट है औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब उसमें लोकतंत्र का मतलब यही हो गया कि सब लोग स्वतंत्र रूप से काम करें, किसी की अंडर में रह के उनको मतलब जबरदस्ती उनको किसी और काम नहीं करवाया जाए, उनको जो निश्चित सुनिश्चित किया गया है वही काम करवाए, उनके घंटे वगैरह काम करने के, उनका वेतन जो फिक्स है उन वेतन का दिया जाए, उनको फिक्स घंटों में काम करवाया जाए। और उनको भी कोई चीज़ अगर गलत है, कोई रूल्स रेगुलेशन गलत बना दिया गया है तो उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए। कार्य करने का बेहतर वातावरण होना चाहिए, श्रमिकों को उचित मजदूरी प्रदान करने, हड़ताल, तालाबंदी, नायकों आदि को कम करना, उत्पादकता के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में योगदान करना। अब इसमें ये 11-12 पॉइंट हो गए टोटल मिला के। तो अपने को जो आपको सबसे इजी लगी उनमें से कोई 5 पॉइंट या 10 पॉइंट याद रख लेना है इसमें कि हाँ इसका ये उद्देश्य है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन तो आएंगे नहीं ईपीएफओ में। तो आपको वहाँ पे तो सिर्फ एलिमिनेशन करना है, मतलब जो भी उसमें क्वेश्चन होगा वहाँ पे जो भी लिखा होगा आपको पढ़ के उसमें विचार करना है कि मैंने ये पढ़ा था, और ये चीज़ आपको माइंड में उसी टाइम पे रिवाइज करके, क्योंकि 4-4 5-5 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने का बहुत अच्छा तरीके से मेथड आ जाएगा वहाँ पे। तो अब ये इसका औद्योगिक संबंध की डेफिनेशन देख ली अपन ने, और औद्योगिक संबंध का जो औद्योगिक संबंध उसका क्या क्या उद्देश्य है ये मोटे मोटे तौर पर आपको आई थिंक डेफिनेशन भी याद हो गई होगी। और इसके 5 जो भी इसका उद्देश्य है, उद्देश्य मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि आप खुद नॉर्मली सोच सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए काम करने का। जो आज प्रेजेंट में कोई ऑफिस जा रहा है, कोई फैक्ट्री जा रहा है, तो उस बेस पे आप सोच के कि उसको क्या क्या मिलना चाहिए, कार्य का जो काम करने का कार्य जो घंटे हैं वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। ज़्यादा घंटे नहीं, जैसे 8 घंटे फिक्स करे हो तो 8 घंटे होना चाहिए, अगर 6 घंटे ऑफिस काम करना है तो 6 घंटे होना चाहिए। टाइमिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ का वातावरण सही होना चाहिए। जो मजदूरी कर रहा है उसको वहाँ पर उसकी स्वास्थ्य संबंधी भी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको सारी उनको सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पे। वॉशरूम, लेडीज काम करे तो वॉशरूम वगैरह की सुविधा, तो ये सब चीज़ें आपको खुद को एनालिसिस करके आगे बढ़ते रहो। तो 5 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 5 पॉइंट आप कर सकते हैं। तो अब ये कार्य क्षेत्र में यही आ गया कि उनके बीच संबंध होंगे, उसमें कौन कौन होगा। तो आपको बस इसमें ये 4 पॉइंट दे रखे हैं कि प्रबंधन और कर्मचारियों श्रमिकों के बीच का संबंध, ये कार्य क्षेत्र हो गया। प्रबंधन और व्यापार संघ के बीच का संबंध, मतलब ये दो इसमें हो गए, या तो कर्मचारी श्रमिक जो दे रखा है वो, व्यापार संघ के बीच का संबंध, कोई बड़ा व्यापार संघ बना हुआ है और उसका प्रबंधन कर रहा है, वहाँ पे कौन कौन काम कर रहे हैं, विभिन्न पक्षों की भूमिका, उनके अधिकार करते हुए, जो मैंने बताया आपको कि उनके बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो मोटा मोटा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है औद्योगिक संबंधों के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक संबंधों के प्रकार क्या क्या प्रकार है, आपको इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। इसमें जो पॉइंट्स 4 प्रकार बता रखा है, इसमें तो आपको 4 प्रकार याद कर लेना है इसमें, ठीक है। तो औद्योगिक संबंध में निम्नलिखित 4 प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। कौन कौन से संबंध है, तो श्रम संबंध होता है, इसमें लेबर रिलेशंस, इसमें व्यापार संघ और प्रबंधन के बीच का संबंध, जिसमें श्रम प्रबंधन भी कहा जाता है। मतलब श्रम संबंध वो हुआ है कि व्यापार संघ जो बना हुआ है संगठन वो, और जो उसका प्रबंधन कर रहा है उसके बीच का संबंध हो गया, इसको बोलेंगे श्रम संबंध। दूसरा है समूह संबंध। तीसरा है नियोक्ता कर्मचारी संबंध, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशंस। सामुदायिक या सार्वजनिक संबंध, मतलब कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि 4 संबंध होते हैं, श्रम संबंध, समूह संबंध और नियोक्ता कर्मचारी संबंध और सामुदायिक या सार्वजनिक संबंध। आपको 4 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। औद्योगिक संबंध और भारतीय संविधान में क्या रिलेट कर सकते हो आप, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है उसमें, कि उसमें अपन कार्य नियोजन, कार्य करने की स्वतंत्रता, उसको कार्य कर रहा है वहाँ पे जो भी है उसको भेदभाव नहीं है उसके साथ में। तो आप अनुच्छेद 16 के तहत इसको, अनुच्छेद 16, 19 और 23 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, 16, 19 और 23, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। अब 16 अनुच्छेद क्या कहता है कि यह अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता प्रदान करता है। मतलब समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, तो इसमें 16 में आ जाएगा वो, तो समानता का अधिकार होना चाहिए, मतलब उसमें जाति, लिंग, वंश, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति का अधिकार है 19। तो इस अनुच्छेद के खंड उपखंड गए सभी नागरिकों को संघ में संघ बनाने का, उपखंड कोई भी वर्त उपजीविका व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार है ना। तो उसमें 19 में ये जो खंड का गए उपखंड उसमें बना दिया गया है, तो वो उसमें दे रखा है कि उनको संघ बनाने, उनको वर्त व्यवसाय व्यापार, कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं आप, उन आजीविका अपना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। 23 क्या, 23 शोषण विरुद्ध अधिकार है। 23, 24, तो इसमें यह है कि अनुच्छेद मानव तस्करी,
23 क्या है, मानव तस्करी, बेगारी, बलात्सरम को प्रतिबद्ध करता है। इस उपबंध के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनको वहाँ पे काम करवाया जा रहा है, उनको बलात्सरम मतलब उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो ये इससे उससे सुरक्षा करता है अपनी। फिर अनुच्छेद 24, अनुच्छेद मैंने बताया वैसे ही कि 23-24 शोषण के विरुद्ध होता है। तो इसमें ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान या किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन को काम करने के नियोजित नहीं किया जा सकता। मतलब वहाँ पे कोई भी जो 14 वर्ष से कम बच्चा है उसको काम नहीं करवा सकता, और बलात्सरम नहीं करवाया जा सकता, उनसे वेतन देना पड़ेगा अगर वो काम करवा रहे हैं तो। और अब इसमें कौन कौन से अपने अधिकारों में मेंशन दिया गया है, तो इनका राजनीतिक तत्व में भी मेंशन है। और इसमें अनुच्छेद 38 क्या कहता है, इसके अनुसार राज्य न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने तथा आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। मतलब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, उनको इसी तौर पर सुविधा नहीं दी जानी चाहिए कि इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा वेतन मिलता है तो उसको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, इसको कम वेतन मिलता है तो उसको कम सुविधाएं मिलेगी, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होएगा। और मतलब समाज और राज्य को भी इसके लिए हमेशा तत्पर रहना है कि कोई भी जो काम कर रहा है कर्मचारी, उनके वेतन के आय का असमानता को कम करना, मतलब समाज में आय असमानता कम करना, सबको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं मिल सके। और अनुच्छेद 39 क्या कहता है, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य नीति इस प्रकार संचालन करेगा। इसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 39 में कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का संसाधन के लिए हितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब मोटा मोटा आपको यही याद रखना है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, उनको जो भी स्त्री पुरुष काम करें उनको स्वास्थ्य और शक्ति तथा जो बच्चों को जो मतलब छोटी क्रेच वगैरह की सुविधा होती है, जो लेडीज होती है वो बच्चों को मजबूर होती है, सिंगल फैमिली होते है तो वो ले जाना पड़ता है उनको साथ में, तो वहाँ पे क्रेच की सुविधा होनी चाहिए। और बच्चों की वहाँ पे भी जो भी वो लेके जा रही है बच्चों को, वहाँ पे उनको उनको जो मैंने बताया क्रेच की सुविधा होनी चाहिए उन बच्चों के लिए। अगर कोई कम एज में बच्चा काम कर रहा है, वो अपने कुछ सीख रहा है, वो सीखने के लिए जा रहा है तो उसका शोषण नहीं हो वहाँ पे, और मतलब उनकी स्वतंत्रता और गरिमय वातावरण, स्वास्थ्य विकास और सुविधाएं जाए, बच्चों को अल्पीय व्यक्तियों की शोषण नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। और 41 क्या कहता है कि इसमें अनुचित राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह भाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के आधार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। मतलब वो अगर निःशक्तता के, जैसे कोई विकलांग है, कोई बूढ़ा है, बीमार है, बेकारी, मतलब कोई गरीब है तो उसको शिक्षा पाने में भी, और मतलब कुछ आर्थिक स्तर पर ये राज्य का कर्तव्य होगा कि उसको ये सब प्रोवाइड करवाए। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करे और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करे। प्रसूति मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी जो डिलीवरी टाइम पे उनको उस टाइम पे अवकाश मिलना चाहिए, उनको उस टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट अवस्था में जा रही है काम करने के लिए तो उनको उस हिसाब से माहौल दे वहाँ पे काम करने का, साफ सुथरा और शांतिपूर्ण वातावरण दे। 43 है कि उपयुक्त राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन या किसी अन्य रीति से कृषि उद्योग या अन्य सभी प्रकार के कामकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करें। मतलब इसमें यही है कि मोटा मोटा आपको 2-3 लाइन से याद रखनी है कि इसमें आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, 19 में क्या कहा गया है, 23, 24, 38, 39, 41, 42, 43 और सॉरी 1 मिनट, ये दूसरा है। हाँ, अब आर्टिकल ये हो गए, तो आर्टिकल को आपको, और 43 के क्या कहता है उसका भी याद रखना है, ठीक है। तो 1 मिनट यार, सॉरी प्लीज़, ये पीडीएफ थोड़ा परेशान कर रही है, 1 मिनट है ना। अब कुछ अनुसूचियाँ भी दी गई है कि कौन कौन सी अनुसूची कहाँ कहाँ उसमें क्या क्या प्रबंध किया गया है श्रमिकों के लिए। तो भारतीय संविधान की 7वीं सूची में श्रम संबंधित विषय को संसूचित समवर्ती सूची राज्य में रखा गया है। संसूची में जो मतलब सेंटर उसमें रेगुलर रूल्स बनाएंगे और समवर्ती सूची में राज्य और सेंटर दोनों बनाते हैं, ठीक है। संसूची के विषय कौन कौन से हैं? संसूची के विषय है कि इसमें दे रखा है कि संघ सूची के विषय में दे रखा है कि खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन करना, और संघ के सूची कर्मचारी संबंधित उद्योगों की जो भी विवाद हो रहा है उन पर उनका अभिवारण करना, उनका निवारण करना। संघ के अभिकरण और संस्थाएं जो
मतलब इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अनुच्छेद ज़्यादा उसमें ये याद रखना है। संघ सूची का विषय, और इसमें ये बस इतना याद रखना है कि संघ सूची और राज्य सूची का विषय ये दोनों में दिया गया है। कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो सेंटर बनाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ राज्य बनाता है। ठीक है, तो औद्योगिक संबंध की मुख्य विशेषताएं आ जाते हैं। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? गतिशील और विकासशील अवधारणा, और औद्योगिक संबंध में भागीदारी, नियोक्ता तो उनके संघ की भूमिका। मतलब मोटा मोटा पढ़ लेना है आपको। इसमें औद्योगिक संबंध की मुख्य विशेषताओं में क्या क्या दे रखा है कि गतिशील और विकासशील अवधारणा। औद्योगिक संबंध की अवधारणा एक गतिशील और विकासशील अवधारणा है। इसमें कर्मचारी तो उनके यूनियन बनी होती है, संगठन, नियोक्ता तो उनके एसोसिएशन आदि के बीच विकसित हो रहे संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गतिशील तो है ही, क्योंकि अगर कोई छोटी सी शुरुआत करता है, जैसे आज मैं ही एक छोटी सी शुरुआत करने जा रही हूँ, हो सकता है कि आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ के एक बड़ा कोई कोचिंग सेंटर डाल लूँ, या फिर कोई अच्छा कोई संस्था डाल दूँ उसमें, जो मैं यूपीएससी एस्पायरेंट उनको हेल्प कर पाऊँ, मेरे जैसे एस्पायरेंट को मैं पढ़ाई भी कर लूँ उसमें, अपन सब मिल के कुछ अच्छा कर सके आगे। तो ये फैमिली बड़ी हो सकती है अगर आप चाहो तो। आप सपोर्ट करो, शेयर करो ऐसे लोगों को जिनको, जो मेरे जैसे है उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप सपोर्ट बनाए रखो। तो ये गतिशील विकासशील अवधारणा है। ठीक है, औद्योगिक संबंध में भागीदारी, श्रमिक, कर्मचारी तथा उनके संघ, नियोक्ता या प्रबंधन या राज्य, मतलब इसमें कौन कौन भागीदार होता है औद्योगिक संबंध में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे मोटी मोटी बात है कि इसमें अपन भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें श्रमिक और कर्मचारी जो उनके संघ होगा, एक तो भाई एक उद्योग स्थापित किया उसमें क्या होगा, एक तो काम कर रहे हैं वो होगा, और एक जो उनसे काम करवा रहा है उनका प्रबंधन कर रहा है वो होगा, और तीसरा वो राज्य होगा। मतलब राज्य वो रजिस्टर होना चाहिए तब जाके उसमें, अब जैसे सारी आज अपने बहुत सारे उद्योग होते हैं जो पूरे उद्योग रजिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन को उस तरीके से नहीं वो करते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी अगर संगठन बना रहे हैं, अगर उसमें इसके भी रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे अपन के कितने मेंबर होने के बाद उसको रजिस्टर करना चाहिए, उसमें क्या गवर्नमेंट कौन कौन से रूल रेगुलेशन लगवाना चाहिए, वो अगर आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो नियोक्ता तो उनके संघ की भूमिका क्या होना चाहिए, नियोक्ता तो उनके संघ की भूमिका, और संयुक्त उनके संघ की भूमिका, फिर इसमें राज्य की भूमिका आ जाएगी। आप इसको पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना, बाकी इसमें पॉइंट्स याद रखना आपको ओनली फॉर। ठीक है, और ये बता दिया ना कि राज्य की भूमिका तीनों का, नियोक्ता उसका संबंध, राज्य की क्या भूमिका रहेगी उसमें, थोड़ा राज्य की भूमिका बता देते हो इसमें क्या होना चाहिए। सरकार औद्योगिक संबंधों में सुलभ और संतुलन स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाती है। नियोक्ताओं के संघ तथा व्यापार संघ दोनों के व्यवहार को विनियमित करती है। औद्योगिक संबंध औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार से उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणाली के उत्पाद है। मतलब इसमें जो काम कर रहा है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा जीवन उस पर निर्भर हो जाता है, और एक सामाजिक राजनीतिक प्रणाली तो हो ही जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका पूरा जीवन उस पर कोई काम कर रहा है। जैसे अपने फादर है कहीं जा रहे हैं फैक्ट्री में, तो पूरा परिवार अपने फादर के पीछे चल रहा है, और फादर उस कंपनी के पीछे, वहाँ जहाँ काम करेंगे उनको जो पैसा मिलेगा उसी से परिवार के भरण पोषण होगा, तो ऑटोमेटिक ही उस पर बेस हो जाएगा सारा। तो वो राज्य उसमें भूमिका निभाता है। औद्योगिक संबंधों ने संतुलन सहयोग का उदाहरणा और पद्धति की शुरुआत औद्योगिक संबंध संतुलन सहयोग होना चाहिए आपस में। अपन ने पहले डिस्कस किया है कि उसमें आपस में सहयोग संतुलन से काम करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, यूनियन बड़ी बन सकती है। और औद्योगिक संबंध सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए नियम एवं कानून बनाते हैं। मतलब ऐसे नियम कानून होना चाहिए जो आपस में उनमें सामंजस्य रहे। औद्योगिक संबंधों में व्यक्तिगत संबंध एवं सामूहिक संबंध दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, औद्योगिक संबंध के महत्व, इसमें क्या क्या, इसके क्या क्या महत्व, इसके मोटा मोटा याद रखना है आपको। औद्योगिक विवादों में औद्योगिक संबंध का महत्व इसीलिए है कि औद्योगिक विवादों में कमी, मतलब उसमें कोई विवाद हो रहा है, वो हड़ताल कर रहा है, स्ट्राइक लगा रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होगी। अगर कोई भी लेबर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके वो मतलब ओपनली बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वो विवादों में कमी आ जाएगी। अपने अधिकार करते हुए अधिक बार में जागरूकता, अधिक शिक्षित श्रमिक, मतलब उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं उनको, मतलब वहाँ पे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, जानवरों जैसे काम थोड़ी करवाए, मानवीय गरिमा को ध्यान रखना है, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब पूरा एक यूनियन जो लीडर है, वो जो काम वहाँ पे जो प्रबंधन कर रहा है, उसको भी उनके साथ में एक, आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा उनको फ्रेंडली होकर काम करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। उच्च मनोबल का होना, मतलब कर्मचारियों को उनको मतलब जैसे अगर सालाना उनकी आय बढ़ाना चाहिए या मंथली, जो भी उसका अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल्स होता है, तो उच्च मनोबल का होना चाहिए। अपव्यय को कम करना चाहिए, मतलब उसमें ये होना चाहिए कि जैसे जो वहाँ पे ये लॉजिस्टिक जनशक्ति लागत के अपयोग को कम करने में सहायता करता है। मतलब वहाँ पे अगर कोई उत्पादन के अलावा कोई अदर खर्च हो रहा है तो वो मैनेज होता है इससे। आर्थिक समृद्धि एवं विकास, मतलब ये होना चाहिए कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना
वो मिलजुल के काम करे और श्रमिकों के और जो प्रबंधन है उनका दोनों का आर्थिक समृद्धि विकास बढ़ सके और वो बड़ा रूप ले सके, यूनियन उद्योग स्थापित हो सके, आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो एक अच्छा ब्रांड बन सके। ठीक है, तो इसको मोटा मोटा पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। इसमें अपने 4-5 पॉइंट जो याद रखना है आपको कि औद्योगिक विवादों में कमी होनी चाहिए, अपने अधिकार कर्तव्य के बारे में जागरूकता, उच्च मनोबल का होना, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपव्यय को कम करना, आर्थिक समृद्धि और विकास, निर्बाध और अधिक उत्पादन, मतलब उसमें मतलब ऐसा कोई उत्पादन नहीं होना चाहिए कि मतलब जो उस पर अनलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई उद्योग है वहाँ पे कोई अलग काम हो रहा है, जैसे प्रिंटिंग का काम है तो वहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग का ही रिलेटेड काम हो रहा है, अनलीगल काम नहीं होना चाहिए, जैसे ड्रग तस्करी वगैरह चालू हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ही चीज़ें इसमें फिक्स होती है। औद्योगिक संबंध का जो ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि वहाँ पे पूरे रूल्स रेगुलेशन चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो चलेगा भी ज़्यादा, आगे भी बढ़ेगा, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका लाइफ भी बेटर होगा। औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मतलब लोकतंत्र करते हैं कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों को प्रभावित करने वाले निर्णय, मतलब निर्णय जो हो गए, मतलब उनको उद्योग लेवल पे जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें श्रमिकों की अनिवार्य भागीदारी होनी चाहिए, जो भी मैंने बताया पहले आपको। तो बस इसको मोटा मोटा याद रखना है कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो अपन थोड़ा सा इसको पढ़ के और आप थोड़ा खुद से एनालिसिस करो कि उसमें क्या क्या हो सकता है, 4-4 5-5 पॉइंट याद रख लेना, बस आपको एलिमिनेशन का यही मिल जाएगा। इसमें से क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन तो उसमें देना नहीं है आपको, तो उसमें तो ऑप्शनल है, तो सॉरी ऑप्शंस आएंगे, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट के आधार पर आपको आंसर निकाल देना है। आगे आपको सब कुछ बताऊंगी कैसे एलिमिनेट करना है, अपन PYQs भी करेंगे। अभी थोड़ा चैप्टर का डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने समरी बोला था आपको, तो समरी बेस इतना ही होगा। और समस्त औद्योगिक संबंध के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो मतलब एक अच्छा उद्योग संस्था चल सके उसके लिए क्या संबंध क्या होना चाहिए, समस्त संबंध की समस्त जो शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो शक्तिशाली व्यापार संघ होनी चाहिए, अच्छी श्रम नीति और कानूनों अच्छा श्रम नीति कानून होना चाहिए, क्षेत्र की अच्छी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा और जागरूकता होना चाहिए, प्रबंधन श्रमिकों का मोलभाव करने का कौशल होना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट अपन भी सोच सकते हैं कि सबसे पहले कि वो अच्छा संबंध कब होगा, जब वो शक्तिशाली होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी सफर कर रही है फाइनेंशियली रूप से, तो श्रमिक कैसे काम करेगा, क्योंकि उनको फाइनेंशियल रूप से सफर करे तो उनको वेतन नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगी उनको पैसे फाइनेंशियली रूप से सही होनी चाहिए, वहाँ की जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, और उन लोगों को जागरूक भी होनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो काम करवा रहे हैं वहाँ पे उनको भी जागरूकता होना चाहिए। और प्रबंधित श्रमिकों का मोल भाव करने का मतलब, मोल भाव मतलब उनका वेतन वगैरह कितना है, उसमें क्या क्या चीज़ें है, वो सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपन ही कोई संस्था खोल रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें बेटर होनी चाहिए। कोई भी श्रमिक है वो कहाँ काम करना पसंद करेगा, उसको अच्छा वातावरण मिलेगा जहाँ उससे फ्रेंडली व्यवहार होगा, सबसे अच्छा व्यवहार होगा, सफाई का वातावरण होगा, फाइनेंशियली उनको सैलरी वगैरह अच्छे टाइम पे मिल रही है, बोनस वगैरह मिल रहा है। तो ऐसी बात है कि अपन भी खुद का सोच लो ना कि आप अपन अगर कोई चीज़ डालते हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, औद्योगिक संघर्ष और विवाद। अब ये औद्योगिक संघर्ष क्यों होते हैं ये आप पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। कि दुर्लभ पद शक्ति और संसाधनों के मूल्य दावों पर टकराव की स्थिति, जैसे मान लो कि वो सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, वो नहीं बढ़ा रहे हैं, यूनियन कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना रही है जो उनके खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो औद्योगिक संघर्ष होगा। औद्योगिक विवाद जैसे वेतन कार्य स्थिति, ये इनको लेके इसमें एक है अधिनियम आया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम था ये था 1947 का अधिनियम था कि नियोक्ताओं श्रमिकों के बीच अगर कोई विवाद या मतभेद हो तो रोजगार एवं गैर रोजगार या रोजगार की शर्तों संबंध दशाओं आदि से जुड़ा हुआ हो औद्योगिक विवाद के अंतर्गत आता है। औद्योगिक विवाद क्या होगा उसको डेफिनेशन दी गई थी, इसमें पूरा आप पढ़ सकते हो कि इसमें ये होना चाहिए। औद्योगिक विवाद क्या होगा कि नियोक्ता मतलब जो काम कर रहा है श्रमिक नियोक्ता और जो काम कर रहा है श्रमिकों के बीच, या श्रमिकों के बीच भी झगड़ा हो जाता है कभी कभी, और जो वहाँ पे नियोक्ता को 2 आदमी प्रबंधन कर रहे हैं तो उनके बीच झगड़ा हो जाए, या नियोक्ता और श्रमिकों के बीच झगड़ा हो जाए, तो श्रम दशाओं आदि से जुड़ा हो तो वो औद्योगिक विवाद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और औद्योगिक विवाद के इसमें कितने प्रकार दिए गए हैं, इसमें दिया औद्योगिक विवाद के इसमें 4 प्रकार विभाजित किए गए हैं। मतलब हित से संबंधित विवाद, मतलब हित से जो इंटरेस्ट और डिस्प्यूट, मतलब इंटरेस्टेड मतलब जो हित में, मतलब कभी कभी होता है कि वो श्रमिक के हित में नहीं होता है लेकिन वो लीडर के हित में होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक का हित नहीं सोचना है, दोनों का हित, रोजगार की शर्तें वगैरह वो सब कुछ दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हित से संबंधित विवाद 4 प्रकार के विवाद हो गए। शिकायत तथा अधिकार संबंधी विवाद, मतलब ग्रीवेंस ऑफ राइट डिस्प्यूट, मतलब शिकायत है तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो मजदूरी का भुगतान, कर्मचारी की जो उनको पदोन्नति मिल रही है वो, उनकी सेवानिवृत्ति स्थानांतरण, उनको सेवानिवृत्ति लाभ वरिष्ठता आदि संबंधित विवाद शामिल होते हैं। और तीसरा है
तीसरा है, सॉरी 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 सॉरी, औद्योगिक विवाद दो हो गए ना। तीसरा है अनुचित अनुचित श्रम व्यवहार विवाद, मतलब इसमें 1947, एक मिनट, ये थोड़ा ब्लर हो गया है। हाँ, अनुचित श्रम व्यवहार विवाद, अनुचित श्रम व्यवहार विवाद से आज से कर्मचारियों के प्रति भेदभाव होता है, अनैतिक व्यवहार से, मतलब किसी को ज़्यादा छूट दी जा रही है, किसी चीज़ में ज़्यादा वेतन, किसी को कम मिल रहा है सेम काम के लिए, तो वो अनुचित श्रम विवाद हो गया। तो इसमें एक रूल्स है 1943 की अध्याय अधिनियम, जो भी औद्योगिक विवाद अधिनियम पढ़ा अपन ने 1947, उसमें इसे सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये, इसमें गैमे दे रखा है अनुचित श्रम व्यवहार की चर्चा की गई है। हाँ, अपन ने पढ़ा कि अभी इसमें ये व्यवहार चर्चा की गई है। तो मान्यता विवाद जब होते हैं, जब प्रबंधन कर्मचारियों के साथ सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम विवादों पर वार्तालाप करने के उद्देश्य से किसी ट्रेड यूनियन को मान्यता देने से मना कर दिया जाए, मतलब कोई यूनियन है वो बहुत बड़ा, मतलब उसमें श्रमिकों की संख्या बढ़ गई है या उसका जो उत्पादन वो बढ़ रहा है, मान्यता देने नहीं देने से भी वो कारण हो सकते हैं। तो मान्यता विवाद, इसमें 4 प्रकार के विवाद है, तो वो छोटे बस आपको तौर पर यही याद रखना है कि उसमें कौन कौन से विवाद दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आगे है, एक मिनट, सॉरी, ये विवाद हो गए अपने, मान्यता विवाद, अनुचित श्रम विवाद। अब औद्योगिक संघर्ष और औद्योगिक विवाद में अंतर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कि औद्योगिक संघर्ष क्या होगा, औद्योगिक विवाद क्या होगा, और औद्योगिक संघर्ष के लिए उत्तरदायी कारक, हाँ ये थोड़ा हो सकता है, इसमें ये 4-5 पॉइंट याद रखना है कि आपको औद्योगिक संघर्ष क्यों होते हैं। तो आप सोचो, पढ़ने फर्स्ट बार में स्टार्ट किया था कि संघर्ष वो क्यों महत्वपूर्ण है, उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पे ला सकते हो कि अधिक वेतन भत्तों की मांग करना, है ना, और कार्य संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, अवकाश संबंधी मुद्दे, उनको छुट्टी वगैरह कितनी मिल रही है, कितना अवकाश दिया जा रहा है, पहले उनकी कितनी बात की गई थी, ठीक है, बोनस की मांग करना, कार्य संस्कृति एवं सुरक्षा संबंधित मुद्दे, ग्रेजुएटी पेंशन और अन्य लाभ से संबंधित मुद्दे, सरकार से संबंधित काम कारक, मतलब आर्थिक नीतियां अधिनियम, अनुचित कार्यान्वयन, मतलब गवर्नमेंट रूल्स तो कुछ और विषय में, मतलब और उद्देश्य से बनाए और उनको यूज कहीं और किया जा रहा है। तो व्यक्ति संबंधित कारक हो सकते हैं, मतलब उसकी अभिव्यक्ति, उसके भागीदारी में कितना वो दे रहा है, उसका व्यवहार, आदतें, ये व्यक्तिगत कारक हो गए। विविध कारक, कई 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 बार होता है कि अपन कई काम कर रहे हैं जाकर, कोई एक मेन किसी लीडर से ही नहीं बनती अपनी जाके, जो वहाँ पे प्रबंध दे रहा है, कभी कोई चीज़ों में टकराव हो जाता है, तो व्यक्तिगत कारक आ गया, अपने रहने का तरीका, वहाँ बात करने का तरीका कैसा है। विविध कारक में आ जाएगा कि कभी कभी जो बड़े यूनियन होते हैं वहाँ पे राजनीतिक दलों की भागीदारी, मतलब राजनीतिक दलों का भी थोड़ा हस्तक्षेप हो जाता है, तो उनके स्वामित्व में परिवर्तन, उनके नाम वगैरह में परिवर्तन, तो विविध कारक है। संघर्ष और औद्योगिक विवाद क्यों होते हैं, इसको उत्तरदायी कारक में यही होना चाहिए, वेतन भत्ता, कार्य संबंधित मुद्दे, उनका पर्सनल हो गया, तो 4-5 पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक है। औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां, मतलब अगर वो औद्योगिक संघर्ष हो गया तो वहाँ पर कैसा माहौल हो जाएगा, तो वो परिस्थितियाँ क्या होगी वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे उनके अगर आवश्यक हितों को संबंधित नहीं रखा जाए, तो वो परिस्थितियाँ, कैसी परिस्थितियाँ हैं जो वहाँ पे औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न कर देगी। तो 5 पॉइंट याद रखना है कि उनका वेतन संबंधी चीज़ें, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के रूल्स रेगुलेशन बनाया जो तो असंगत होगा, और उनकी प्राथमिकताएं कार्य के साथ साथ असंगत होती है। व्यवहार संबंधी, मतलब उनके साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शर्मिकत, उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है, तो उसके बदले में आप उसको वेतन भी मिल रहा है, और वेतन दे रहे हो आप तो उसको फ्री में थोड़ी दे रहे हो, वो काम कर रहा है आपके फैक्ट्री में आके। और विभिन्न परस्पर वांछनीय संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती है, संसाधन होते हैं जो उस टाइम पे यूनियन का वहाँ पे जो प्रबंधन है उसका बनता है कि वहाँ पे वो उनको पानी वगैरह, और बीच में थोड़ा उनको लंच वगैरह के लिए टाइम दिया जाए। कई ऑफिस में होता है कि उनको लंच वगैरह भी दिया जाता है, चाय वगैरह, तो उन संसाधन वगैरह से हो गया। और जब विभिन्न जैसे उनके अभिवर्ती मूल्य कौशल वो लक्ष्य रखते हैं, दूसरे को पूरक होने के स्थान पर विरोध में होते हैं, मतलब ऐसे कभी कभी टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको इतना करना है, आपको इतना काम करना है, तो उन टारगेट्स की वजह से भी कभी कभी ये विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। पर विभिन्न विचार, मतलब इसमें परंपरागत विचार, विभिन्न विचार में परंपरागत विचार, तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें आधुनिक विचार और परंपरागत विचार, ये दोनों हैं, इसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हो। आधुनिक विचार में, परंपरागत, आधुनिक विचार में ये हो गया कि संघर्ष को किस किस मान्यता किस तौर पर आप औद्योगिक, परंपरागत में और इसमें वो कर सकते हो, आप इसको बांट सकते हो विचार में, ठीक है। फिर इसमें संघर्ष की अभिव्यक्ति है, संघर्ष की अभिव्यक्ति कैसे कैसे कर सकते हैं अपन, ये मोटा मोटा कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, एक छोटी सी शुरुआत है, हो सकता है आने वाले टाइम पे आप ही सभी के सपोर्ट से एक
बड़ी शुरुआत हो जाएगी।